जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट पार्ट है आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है, कंप्लीट क्रैश कोर्स हम लोग कवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो उसका हमने पार्ट 6 तक देख लिया था, जो कि चैप्टर 7 का पार्ट था, है ना? चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 7A जो है, सेक्शन 49 है, वो भी एक पेनल प्रोविजन है, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। तो जो हमने जैसे प्रोविजन स्किप करे थे, लाइकवाइज ये प्रोविजन भी हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से, सेक्शन 50। सेक्शन 50 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो करें स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरा कोर्स आप अच्छे से कवर कर पाएं और जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाएं। 2-3 दिन में हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लासेस का लाभ लें, है ना? तो चलिए, सेक्शन नंबर 50, लैंड होल्डर्स एंड अदर्स टू गिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की बात करता है। इस सेक्शन में कुछ लाइबिलिटीज इंपोज करी गई हैं, कुछ दायित्व बताए गए हैं। ये दायित्व हैं इंफॉर्मेशन देने के संबंध में। किन किन के ऊपर? अगर whenever any intoxicant is manufactured or collected or any hemp plant is cultivated on any land in contravention of this act, है ना? अगर किसी तरह कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई हेम्प प्लांट कल्टीवेट हो रहा है इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, जो भी लॉफुल चीजें हैं उनको ब्रीच करी जा रही हैं, तो फिर क्या होगा? एनी ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सच लैंड और एनी एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर, या फिर विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, जितने भी यहाँ पे पर्सन प्रोवाइड करे गए हैं, है ना? एंड ऑल ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेंट ऑन ऑफ लैंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द कोर्ट ऑफ वर्ड्स इन द विलेज। ठीक, ये कुछ ऑथोरिटीज हैं और कुछ पर्सन यहाँ पे बताए गए हैं। वो सब लायबल हो जाएंगे काय के लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसको? बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द मजिस्ट्रेट और टू एन ऑफिसर ऑफ द एक्साइज पुलिस और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक, तो हमारे काम की बात, जितने भी पर्सन हैं वो क्या हो जाएंगे? बाउंड है काहे के लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर जैसा कि लॉ में लिखा गया है, नोटिस ऑफ फैक्ट प्रोवाइड कराने। किसको? मजिस्ट्रेट को। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट रहेगा ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, और कौन हो सकते हैं? ऑफिसर्स, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो स्पेसिफाइड ऑफिसर्स हैं, है ना, उनको। ये कौन होंगे? कौन से डिपार्टमेंट के? एक्साइज, पुलिस। ठीक है, और एक रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रहता है उसको प्रोवाइड कराना। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से क्या जरूरी बात है हमारी? एक, दो, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक, क्लियर? थोड़ा स्लो चल रहे हैं आज क्योंकि कुछ लोगों को ये एक थोड़ा मुश्किल लग रहा था समझने में, थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए थोड़ा इसको स्लो कवर करेंगे। लेकिन हम ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, पूरा कोर्स हमको कवर करना है। ठीक है, पावर टू इंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल, सेक्शन 51। इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस हैं,
है ना, ये आप देखेंगे सीआरपीसी के प्रोविजन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझने में मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ समस्या होगी नहीं। ये क्या बात करता है, इंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, फिर जहां हो रहा है, काय की पावर है, पावर टू इंटर एंड इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट। ठीक है, तो यूजुअली ये पावर किसके पास में रहती है, पुलिस ऑफिसर्स या एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको दी जाएगी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन क्या बोलता है हमारा, द एक्साइज कमिश्नर और अ कलेक्टर और एनी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड और एनी पुलिस ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड, है ना। तो जो एक्साइज ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, एक्साइज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उसके अलावा कलेक्टर और कमिश्नर, है ना। द एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर, ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ में क्या कर सकते हैं ये ऑथोरिटीज, इंटर्न इंस्पेक्ट एट एनी टाइम बाय डे और नाइट इन विच एनी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स और स्टोर्स एनी इंटॉक्सिकेंट। कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो लॉफुली काम कर रहा है उसके लिए भी इंस्पेक्शन के लिए ये जा सकते हैं उसकी जगह पे, बाय डे और बाय नाइट एंड एट एनी टाइम। यहाँ पे सनसेट और सनराइज वाली बात नहीं करी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आए तो कंफ्यूज मत होना, है ना। क्या है, डे और नाइट, कुछ भी हो कभी भी जा सकते हैं, और एट एनी टाइम। ठीक है, तो ना कोई बिजनेस आवर्स की बात करी गई है और ना कोई सनराइज सनसेट की बात करी गई। ठीक, दूसरी, इंटर इंस्पेक्ट एनी टाइम विद इन द आवर्स ड्यूरिंग विच द सेल इज परमिटेड। अब यहाँ पे ये बात हो गई आपकी एट एनी टाइम वाली मैन्युफैक्चर के संबंध में। अब यहाँ पे हम देखें अगर जहां से सेल हो रहा है तो उसके लिए क्या बात करी गई है, इंटर इंस्पेक्ट एनी टाइम विद इन द आवर्स ड्यूरिंग विच द सेल इज परमिटेड एंड एट एनी अदर टाइम ड्यूरिंग विच द सेम में बी ओपन एनी प्लेस इन विच एनी इंटॉक्सिकेंट इज केप्ट फॉर सेल एंड होल्डिंग लाइसेंस। ठीक, तो यूजुअली जो आवर्स रहते हैं सेलिंग के, है ना, जिस समय सेल होती है किसी दुकान से इंटॉक्सिकेटिंग लीकर, उस टाइम में ही आप ऐसी दुकानों पर जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए। ठीक, बस इतना सा है। तीसरा, एग्जामिन अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स एंड एग्जामिन टेस्ट मेजर और वे एनी मटेरियल यूज्ड। ठीक, जो भी रजिस्टर्स वगैरह रखे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे या फिर दुकानों पे, है ना, या फिर जो भी वेट्स या फिर मेजरिंग डिवाइसेस रखी गई हैं वो सारी देखने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कि सही से ये काम कर रही हैं, इनकी एफिकेसी सही है कि नहीं है, ये सब देखने के लिए भी जो टाइम है वो यहाँ पे बताया गया है। एग्जामिन अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स और ये सारी चीजें, ठीक है, किसी भी टाइम पे ये जा सकते हैं। चलो, सेक्शन नंबर 52 क्लियर यहाँ तक। 52, ये सारे प्रोविजंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके इंडेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझना भी जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज आर्टिकल लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेज। अब यहाँ पे इस प्रोविजन में क्या क्या बोला गया है, पहली बात, अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज आर्टिकल लायबल टू कॉन्फिस्केट, ठीक है, और टू मेक सर्चेज। अरेस्ट विदाउट वारंट काहे के लिए, सर्च करने के लिए और सीज करने के लिए, काय का, आर्टिकल्स जो लायबल हैं कॉन्फिस्केशन के लिए। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सीजर, देन कॉन्फिस्केशन एंड देन फॉरफीचर, है ना, यही प्रक्रिया जो रहती है यही फॉलो करनी पड़ती है हमें। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन करेगा सीज और कौन करेगा इंस्पेक्ट, एनी एक्साइज ऑफिसर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब।
और सिंगल ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक, तो जो अथॉरिटी स्पेसिफिकली यहाँ पे दे रखी है वो एक्साइज ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, जो भी रैंक वहाँ पे बताई गई है वो, या फिर तो ये नहीं सिंगल ऑफिसर, या हाँ सिंगल ऑफिसर या क्लास काय के आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, जो भी प्रिस्क्राइब अगर करे जाते हैं तो, है ना। ड्यूली एम्पावर्ड बाय नोटिफिकेशन, ये क्या कर सकते हैं, empowered by the notification by the state government in this behalf may arrest without warrant any person found in committing an offense punishable under section, जो भी बताए गए हैं 23 से 34, ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा, इनके सामने यहाँ पे टिक मार्क कर लेना बेयर एक्ट में आपकी, है ना, ताकि जब आप पढ़ो तो बार बार आपका रिविजन होते जाए कि ये रिलेट कर रहा है सेक्शन 52 से, जो कि है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्चेस एंड सीजर्स। ठीक है, तो अरेस्ट कर सकते हैं सबसे पहले विदाउट वारंट। दूसरा, seize and detain any intoxicant or other article which he has reason to believe to be liable to confiscation, जो उनको लगता है कि इनका कॉन्फिस्केशन होना चाहिए, सीज एंड डिटेन। ठीक, कॉन्फिस्केशन होना चाहिए, उनको अपने कब्जे में ले सकते हैं। मैं डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन upon whom any vessel, craft, vehicle, animal package or covering in or upon which may have reasonable cause to suspect any article to be। ठीक है, ये तो सामानों की बात हो गई, वहां का सीज कर लिया, उसको डिटेन कर लिया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में लगता है कि इसने अपने बैग में या अपने कपड़ों में कोई ऐसी वस्तु छुपा के रखी हुई है जो कि इलीगल है इस एक्ट के तहत, तो उसका भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक, उसकी भी सर्चिंग होगी। When any person is accused or reasonably suspected of committing an offense under this act and on demand of such officer refuses to give his name and residence, सस्पेक्टेड है कि इसने किसी तरह का कोई ऑफेंस करा है और वो मना कर देता है, रिजेक्ट टू गिव नेम एंड एड्रेस। ठीक है, सिमिलर प्रोविजन है सीआरपीसी से, बताइएगा कौन से सेक्शन से रिलेट कर रहा है। नेम एंड रेसिडेंस और गिव्स अ नेम एंड रेसिडेंस व्हिच रीजन टू बी फॉल्स ही मे बी अरेस्टेड। ठीक है, रिजेक्ट कर देता है या फिर गलत जानकारी दे देता है, तो वो क्या होगा ऐसे केस में, उसका अरेस्ट होगा जब तक कि सही नाम और पता नहीं असरटेन कर लिया जाता। ठीक, सिंपल, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी, याद रखिएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ सिंपल भाषा में जैसा ऐसा लिखा है इस तरह से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, सेक्शन नंबर 53। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इश्यू अ वारंट। पहला, कौन इश्यू करेगा वारंट, मजिस्ट्रेट। अब कब करेगा वो देखो, अपॉन इंफॉर्मेशन आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी हैज रीजन टू बिलीव। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक इंक्वायरी करेगा कि हाँ, छोटी सी एक इंक्वायरी कर ली कि इस तरह कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर ये क्या करेगा, जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उसके लिए एक वारंट इशू कर देगा। कब करेगा, जब उसको लगेगा अपॉन इंक्वायरी कि हाँ रिजनेबल है, जो इंफॉर्मेशन मिली है वो क्रेडिबल है, या जो इंक्वायरी हुई है उसमें उसको लगता है रीजन टू बिलीव कि हाँ इस तरह से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर वारंट इशू करेगा। कमिट हुआ है या अबाउट टू कमिट, लाइकली टू कमिट, है ना, दोनों ही चीजें, अबाउट टू कमिट या फिर कमिटेड। काहे के लिए, अब पर्पस क्या है, पर्पस अब आएगा। पर्पस फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी इंटॉक्सिकेंट स्टील यूटेंसिल हैज बीन लाइकली टू बी केप्ट और कंसील्ड, सर्च के लिए। पहला पॉइंट,
सर्च ऑफ एनी प्लेस, जहां पे उसको लगता है कि रखा गया है, केप्ट या कंसील्ड, या फिर अबाउट टू केप्ट और कंसील्ड। कोई भी वस्तु या कोई आपका सामान जिसके संबंध में अपराध कारित किया गया हो, है ना, वो इस जगह पे रखा गया हो, तो उसका वो सर्च के लिए आपका वारंट इशू कर सकता है। दूसरी बात, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन और लाइकली टू बी एंगेज्ड इन द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस। अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, पहला हमने सर्च देख लिया, वारंट इशू करेगा सर्च वारंट, दूसरा करेगा अरेस्ट। अरेस्ट कब? रीजन टू बिलीव टू बी और लाइकली टू बी एंगेज्ड इन द कमीशन, जैसे हमने देखा था यहाँ पे पहले पे कि इस संबंध में जितने भी स्टील यूटेंसिल्स वगैरह रखे हैं, जो भी इक्विपमेंट रखे हैं, वो रिलेट करते हैं ऑफेंस से किसी तरीके के। ऐसे ही अगर कोई पर्सन रिलेट कर रहा है ऑफेंस से, है ना, जिसने करा है, कमिट करा है, या अबाउट, अगेन कमिट या अबाउट, है ना, ऑफेंस कमिट करा है या करने वाला है, तो उस केस में अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी। अगला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 54, वो भी इसी को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा। यहाँ पे वारंट इशू हुआ है और यहाँ पे पावर टू सर्च विदाउट अ वारंट। यहाँ पे हम सर्च जो कर रहे हैं वो वारंट इशू होने के बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो करेंगे वो विदाउट वारंट हम करेंगे। क्या करेंगे? सर्च, सेक्शन नंबर 54 में। ठीक है, कब हो सकता है ऐसा? सारे सारे प्रोविजंस अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा समझेंगे, तो आपको लगेगा कि सीआरपीसी में सारे प्रोविजंस ही आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसलिए इसको बिल्कुल इजी वे में तैयार करिए। हाउ टू सर्च विदाउट अ वारंट, यूजुअली हम सीआरपीसी वगैरह में देखते हैं। फिर कब होता है ये? जब उसके पास में समय की कमी होती है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई ऑफिसर के पास में कि कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है या हुआ है, और जो ऑफेंडर है वो एस्केप कर जाएगा। अगर हम वारंट के लिए अप्लाई करेंगे, वारंट इशू लेने जाएंगे, तो तब तक वो निकल जाएगा वहां से। तो ऐसे केस में सेक्शन 54 इंपावर करता है उनको अरेस्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। व्हेन एनी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक बाय नोटिफिकेशन रीजन टू बिलीव डेट ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस इज बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड, वही ऑफिसर को, एक्साइज ऑफिसर को लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या होने वाला है, एंड डेट अ सर्च वारंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग द ऑफेंडर अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। सर्च वारंट नहीं ले सकते हम, और अगर लेने गए तो इतना समय निकल जाएगा कि जो ऑफेंडर है वो भाग सकता है या भाग जाएगा। ठीक है, और ऑफ कंसीलिंग एविडेंस ऑफ द ऑफेंस, या फिर ये जो ऑफेंस हुआ है इसके जो एविडेंसेस हैं, जो अभी हमको मिल सकते हैं इमीडिएटली अगर हम जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो एविडेंसेस जो है वो छुपा देगा, गायब कर देगा, तब तक उसको समय मिल जाएगा। ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फिर भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एविडेंस वाला, एविडेंस कंसील, और दूसरा एस्केप। ठीक है ना, वो खुद निकल जाएगा या फिर एविडेंस को कंसील कर लेगा। अब आगे का पॉइंट, एट एनी टाइम बाय डे और नाइट enter and search any place and seize anything which has reason to be liable to be confiscation under this, है ना। तो अगेन यहाँ पे बात करी गई है कि उसको सनराइज सनसेट देखने की जरूरत नहीं है। एट एनी टाइम बाय डे और बाय नाइट वो इंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है अगर कोई ऐसे आर्टिकल पाए जाते हैं तो। डिटेन एंड सर्च एंड इफ ही थिंक्स प्रॉपर अरेस्ट एनी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। ठीक, अब ये सब कर लिया उसने और उसको ऐसी कोई चीज मिली तो क्या करेगा वो? सर्चिंग के बाद में ऐसी कोई चीज मिली और वहां पे अगर आदमी भी मौजूद है तो क्या करेगा? अरेस्ट करेगा, और जो भी सामान मिला है उसको डिटेन करेगा, सीज करेगा। ठीक, सिंपल, क्लियर, दोनों सेक्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, सेक्शन नंबर 54 है अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असोल्ट। कोई एक्साइज ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी करने जा रहा है,
और ड्यूटी करते हुए अगर कोई आदमी आता है उससे बदतमीजी करता है, हाथापाई करता है ना, कुल मिला के उसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है किसी अनलॉफुल पर्पज से या कुछ गलत मेलाफाइड इंटेंशन से, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, उसमें यहाँ पे प्रोविजन में बताया गया है कि उसका अरेस्ट हो सकता है। Any excise officer not below such rank as the state government notification specify may arrest without warrant any person who obstructs or assaults him in the execution of his duty। ठीक है, तो यहाँ पे जो 54A है ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है, ये बोलता है एक्साइज ऑफिसर, सबसे पहले समझना ये एक स्पेसिफाई रैंक का होना चाहिए। ठीक है, एक रैंक फिक्स कर दी जाएगी, उसके बिलो अगर कोई रैंक है तो ये प्रोविजन उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन या असॉल्ट हो रहा है। तो पहली बात ये समझिएगा। दूसरी है कि वो अरेस्ट कर सकता है, ऑन द स्पॉट अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, है ना, वारंट लेने की जरूरत नहीं रहेगी उसको। किसमें, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो काम करने जा रहा है, सर्च करने जा रहा है और आप उसको रोक रहे हो किसी तरीके का कि नहीं नहीं सर इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको, ये तो गेट लॉक है, ताला नहीं खुल सकता, है ना, ये किसी तरीके की भीड़ लगा ली बात करने के लिए, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गए। दूसरा होगा असॉल्ट, थोड़ी हाथापाई कर दी, मारा पीटा डराया धमकाया, तो इसमें कर सकते हैं। Provided that every person arrested under this section shall be admitted to bail by the person arresting, if sufficient bail be tendered for his appearance before a magistrate or before a police officer or excise officer। ठीक है, बेल पे रिलीज करने का पावर भी रहेगा जो अरेस्ट करता है, अगर सफिशिएंटली क्या करता है, सफिशिएंट बेल टेंडर करता है या सिक्योरिटी देता है ना, कि मैं मजिस्ट्रेट के समक्ष व्हेन रिक्वायर्ड क्या करूंगा, अपनी अपीयरेंस दर्ज करवाऊंगा या फिर पेश होऊंगा। ठीक है, तो ये जो ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है वो यहाँ पे बेल पे उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी बात करी गई है, या फिर अगर वो बोलता है कि मजिस्ट्रेट के सामने ही आप एक कोई पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी उसके सामने आपको पेश होना है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्साइज ऑफिसर उसके सामने जब भी आपको बुलाया जाएगा आप पेश हो गए, इन तीनों में से कोई भी, है ना, और उसके लिए वो सफिशिएंट बेल टेंडर करता है तो यहाँ पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, सेक्शन नंबर 55 पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर इन मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार जो है वो ये इस सेक्शन से आता है। इन्वेस्टिगेशन, एनी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक, सबसे पहले पहला पॉइंट रैंक की बात करी, जो रैंक बताई जाएगी उस रैंक की आपको होना जरूरी, तभी आपको इस प्रोविजन के अंतर्गत एम्पावर करा जाएगा, काहे के लिए, इन्वेस्टिगेशन में उतरने के लिए। ठीक है, नॉट बिलो सच रैंक एंड विद इन सच स्पेसिफाइड एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब, और जो एरिया भी साथ में बताया है उसके बाहर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन का। ऑफेंसेस जो बताए गए 34, 35, 36, ये ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो उनमें आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। आगे एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, चैप्टर 12 सीआरपीसी में जो पावर्स ऑफिसर इंचार्ज को रहते हैं ऑफ पुलिस स्टेशन, वही पावर इनको दी जाएगी जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 12 कौन सा है ये बताइएगा जरूर से। आगे, provided that any such power shall be subject to such restriction and modification as the state government rule prescribe। ठीक है, और जो भी वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको एक्सीड नहीं करनी है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन ये कर दिया कि आप जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने, तो ऐसा नहीं हो कि आप डंडे से किसी को मारने लग जाएंगे, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, या दूसरे किसी तरह के कोई प्रतिबंध लगा दिए, है ना, कि किसी चीज को आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि कई बार एविडेंसेस जो ऐसे रहते हैं वो टेम्पर हो जाते हैं उन चीजों से। ठीक है,
तो वो अलाउड नहीं रहती, उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है। प्रोवाइडेड तो हमने देख लिया। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 156 ऑफ द सेट कोड 156, सेक्शन 156 सीआरपीसी का बताइए कमेंट बॉक्स में क्या बोलता है। regard to which an excise officer is empowered under subsection 1 shall be deemed to be a police station। ठीक है, ये क्या होगा, जो इसका एरिया दे रखा है, ये कौन हो गया, इसको अधिकार दे दिया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के। तो ये जो अथॉरिटी है, ये रैंक वाली, ये बताया जा रहा है इस सेक्शन में, सब सेक्शन में, ये जो एरिया रहेगा ये ऐसा रहेगा कि इसका ये एरिया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का जो एरिया है वही माना जाएगा, और इस ऑफिसर को माना जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है ना। एनी सच ऑफिसर without reference to the magistrate for reasons to be recontracting stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned। ठीक है, जो ये ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये क्या करेगा, जब इसको सही लगेगा, है ना, तो रीजंस रिकॉर्ड करेगा और आगे की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगा, स्टॉप कर देगा, स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स। जब उसको लगेगा वो बंद कर देगा कि नहीं, इस केस में आगे बढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो लग रहा था, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, वैसा नहीं लगता कि किसी तरह कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जितनी भी फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो बंद कर देगा। और एक और बात करी गई है, विदाउट रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, है ना, ये ध्यान रखिए। आगे अभी हमने देखा इस सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन पावर्स। अब नेक्स्ट में है रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, ये तो इन्वेस्टिगेट इसने कर लिया, अब इसके आगे का क्या होगा प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 56 में रिपोर्ट देगा। ये जो ऑफिसर रहेगा ये अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा, किसको करेगा, if on an investigation by excise officer it appears that there is a sufficient evidence to justify the prosecution of the accused। अब यहाँ पे इसको जस्टिफाई नहीं लग रहा था तो इसने स्टॉप कर दी फर्दर प्रोसीडिंग्स, लेकिन सेक्शन 56 ये बोल रहा है कि अगर इससे आगे बढ़ता है और इसको लगता है कि प्रोसीडिंग्स और हो सकती हैं आगे और कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो क्या होगा, it appears that there is a sufficient evidence to justify the prosecution of the accused, the investigation officer shall submit a report which shall, for the purpose of section 190 of the CRPC, be deemed to be a police report to a judicial magistrate having jurisdiction to inquire into, try the case and take cognizance। इसको देगा मजिस्ट्रेट, कौन रहेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, जस्ट लाइक अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC। ये भी बताइएगा साथ में ये सेक्शन की हेडिंग क्या है। ठीक है, कंटेंट नहीं पूछ रहा हूँ, हेडिंग पूछ रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट रहेगी ये कैसे रहेगी, लाइक अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इस मजिस्ट्रेट की जो बात करी गई है, ये एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस पहला, और टू ट्राई द केस, है ना, कमिटल नहीं है, ट्राई, दोनों में डिफरेंस है। जब हम CRPC पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए, सेक्शन नंबर 56 हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 57 पे। ये भी जो हमने 55 56 देखा, इसी के अनुरूप कुछ आगे की ओर हमको ले जा रहा है। रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर है इसमें, है ना, पहले हमने 56 देखा था रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये है रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर, है ना, कंफ्यूज मत होना, इस पे टिक मार्क कर लेना, रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। क्या बोलता है ये, वेयर एनी एक्साइज ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अ कलेक्टर मेक एनी अरेस्ट सीजर और सर्च, बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, स्पेसिफिकली एक रैंक प्रोवाइड करी गई कलेक्टर की, कलेक्टर से बिलो। ठीक, क्या करता है,
अरेस्ट, सीजर और सर्च करता है अंडर दिस एक्ट, ही शैल विद इन 24 hours thereafter make a full report of all the particulars of the arrest to his immediate official superior and shall, unless be accepted under section 59, take or send the person arrested or the thing seized with all the kind of dispatch to the judicial magistrate for trial or adjudication. सिंपल सी बात, इससे कम रैंक का है इसको रिपोर्ट देगा, या इसके ऊपर की कोई अथॉरिटी तो उसको भी रिपोर्ट फाइल करेगा वो ऑफिसर विद इन 24 hours। ठीक, साथ ही साथ जो भी चीजें डिटेन करी गई हैं या सीज करी गई हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या सर्च में, वो क्या हो जाएंगी, उसको फॉरवर्ड कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉर ट्रायल और एडजुडिकेशन। ठीक है, जो भी चीजें डिटेन करी गई हैं या सीज करी गई हैं, डिटेन में आपका अरेस्ट भी शामिल हो गया अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है। ठीक, इनको फॉरवर्ड कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉर ट्रायल या इंक्वायरी और एडजुडिकेशन। सेक्शन नंबर 57A, पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड। अब ये बोल रहा है 57A, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि अगर कोई आर्टिकल सीज करा गया है किसी पुलिस ऑफिसर ने या एक्साइज ऑफिसर ने, तो एक्साइज ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस स्टेशन में उसको जमा करवा देगा। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में वो आर्टिकल रहेगा। अब जब भी एक्साइज ऑफिसर कोई आता है और उस केस से रिलेट किसी तरीके का कोई उसमें आगे प्रोसीडिंग करना चाहता है, वो देखना चाहता है एक बार फिर से उन आर्टिकल्स को, तो उसको अलाउ करेगा ये पुलिस स्टेशन या जो भी वहां पे इंचार्ज रहेगा पुलिस स्टेशन का। दूसरी बात, जितने भी रिजनेबल टाइम पे अगर वो कोई मार्किंग वहां पे करना चाहे या किसी तरीके का कोई सैंपल लेना चाहे जो आर्टिकल सीज करके रखे हुए हैं, तो वो भी अलाउड है। ठीक है, अरेस्ट, सर्चेस एटसेट्रा हाउ टू बी मेड। अरेस्ट, सर्चेस एटसेट्रा हाउ टू बी मेड, सेक्शन नंबर 58। ये सेक्शन बस इतना बोलता है कि जो भी प्रोसीजर आपका सीआरपीसी में दे रखा है हाउ वाला, है ना, किस तरह से अरेस्ट हो, किस तरह से सर्च हो और किस तरह से सीजर हो, वो ही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लीकेबल हो जाएगा इस एक्ट में। ठीक है, अगर कुछ अलग से नहीं, कुछ नियम इस एक्ट में आपको बताए गए हैं, प्रोवाइड करे गए हैं, तो पूरा का पूरा सीआरपीसी यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 59, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट हुआ है, विदाउट वारंट। ठीक, क्या डिमांड करी गई है, सिक्योरिटी, ये जरूरी है, क्यों रहेगी, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन नंबर 59। All offences except those specified under section 59A punishable under this act shall be bailable within the meaning of this code, within the meaning of code of criminal procedure। ठीक है, 59A जो है उसको छोड़ के जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं वो सब क्या रहेंगे, कौन से नेचर के रहेंगे, आपके बेलेबल नेचर के रहेंगे। ठीक है, when a person is arrested under this act otherwise than on warrant, a person or officer who has no authority to release person on bail, he shall be produced before or forwarded to nearest excise officer who has authority to release arrested person on bail, or the nearest officer in charge of police station, whoever is nearer। समझो इसको, एक अरेस्ट हुआ और ऐसे ऑफिसर ने करा या ऐसी अथॉरिटी ने करा जिसको रिलीज करने के पावर नहीं, जिसको बेल देने के पावर नहीं। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा
इस अरेस्टेड पर्सन को फॉरवर्ड कर देगा किसके पास में, पुलिस ऑफिसर के पास में या फिर एक्साइज ऑफिसर के पास में, जिसके पास में ये बेल देने के अधिकार है, रिलीज करने के अधिकार। इन दोनों में से किसी के पास भी कर सकता है, लेकिन किसके पास करेगा, whoever is nearer। ठीक है ना। अगर ऐसा अरेस्ट हुआ है किसी ऑफिसर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा जिसके पास में रिलीज करने के अधिकार नहीं है, तो वो फॉरवर्ड कर देगा इन लोगों को। ठीक। whenever any person arrested under this act otherwise than on warrant है, और ये कहाँ पे, अदरवाइज देन ऑन वारंट है ना, वारंट विदाउट, विदाउट वारंट। ठीक, ये जो हमने देखा ठीक है था। आगे, whenever any person arrested otherwise than on a warrant is prepared to give bail and is arrested or produced in accordance under subsection 2 before an officer who has authority to release, he shall be released upon bail or at the discretion of officer releasing him on his bond। ठीक है, जो अरेस्ट हुआ है कर सकते हैं आप, या फिर बॉन्ड पे रिलीज हो सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफिसर, जिसने जिसके पास में अधिकार है, रिलीज करने का अधिकार है, वो बॉन्ड पे भी इसको रिलीज कर सकता है या फिर बेल पे रिलीज कर सकता है, अगर ये बेल देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट की रेडी है, इसको डिनाई नहीं होगी बेल। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 441 टू 444 एंड 446 टू 449 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शाल अप्लाई। ठीक है, बेल के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब जो हमने यहाँ पे 59A छोड़ा था वो क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट टू बी नॉन बेलेबल। कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं उसके बारे में बताया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लो। चलो हम एक बार रीड लगा ही लेते हैं साथ में। ठीक है। No application for an anticipated bail shall be entertained by any court in respect of an person accused of an offence punishable under section 49A or respect of a person not being person holding a license under this act or thereunder who is accused of an offence covered by clause A to A or B of subsection 34 with quantity or liquor found at the time or in the course of exceeding 5। वैसे ही प्रोविजंस हैं सर इसमें पूरे, सर एंड मैम, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा ना, ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि इसको समझाया जाए, सिंपल है ये। कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, हम आगे मूव करते हैं। काफी स्लो जा रहे हैं लेक्चर, अब नेक्स्ट टाइम से जैसे हम पहले लेक्चर लेते थे वैसे ही चलाएंगे, है ना, थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे ताकि कोई समस्या नहीं हो हमको आगे अपना कोर्स खत्म करने में। सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। लिमिटेशन, प्रोसिक्यूशन की लिमिटेशन, कॉग्निजेंस कौन कौन नहीं लेगा, कौन कौन कब ले सकता है, क्या अथॉरिटी है ना, ये सारी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। हर एक्ट में ये प्रोविजन होता है, लगभग लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन का होता है। ये बोल रहा है अंडर सेक्शन 37, 38, 38A और 39 एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DO एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द कलेक्टर इन दिस बिहाफ। तो कोई भी कोर्ट, the court shall not take cognizance of any offense under section जो बताए गए हैं ऊपर 37, 38 के, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट, जब तक कि कंप्लेंट फाइल नहीं होती, किसके द्वारा, कौन कौन सी अथॉरिटी है, आपके कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर, है ना, याद रखिएगा कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर, लेकिन एक्साइज ऑफिसर की जो रैंक है वो DEO के नीचे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या फिर कलेक्टर, ये लोग ही कंप्लेंट फाइल करेंगे तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 37, 38, 38A और 39। दूसरी बात, अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट अदर देन सेक्शन 49 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। अगर दूसरे हैं अदर सेक्शंस ना, अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, तो एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जब कंप्लेंट करेगा दर्ज तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। ठीक, इसमें स्पेसिफिक आपके ऑफेंसेस
बताए गए हैं। इसमें अदर ऑफेंसेस सारे कवर हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दे रखा है, वो है सेक्शन 49। ठीक, क्लियर। आगे सबसेक्शन 2, एक्सेप्ट विद स्पेशल sanction of the state government, no judicial magistrate shall take cognizance of any offense punishable under this act or any rule or order made thereunder। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड है यहाँ पे वो याद रखिएगा, एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कब स्पेशल सैंक्शन होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, और इसकी स्पेशल सैंक्शन के बिना कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कहाँ नहीं लेगा? अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, और any rule or order made thereunder unless the prosecution is instituted within 6 months from the date on which the offence is alleged to have been committed। जिस डेट को ऑफेंस कमिट हुआ है उस डेट के 6 महीने के भीतर भीतर केस इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी जरूरी रहेगी, और अगर नहीं लेते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, सेक्शन 61 है, टेंडर ऑफ पार्डन एक्यूज्ड पर्सन टर्निंग अप्रूवर। ठीक, सिंपल है ये भी, और इसमें लेकिन ये जरूर बताइएगा 61 से सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन आपका मैच करता है, टेंडर ऑफ पार्डन कहाँ पे दे रखा है ना। Whenever two or more persons are prosecuted for an offense under this act, the CJM or any magistrate of the first class inquiring into or trying tender to any accused person of under condition of making full and true disclosure, same to same date provision, है ना। CJM अथॉरिटी यहाँ पे है, इस बात को याद रखना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉज हो गया। कब पार्डन करेगा, टेंडर करेगा, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर पे ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चैप्टर 8 है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग इसका पढ़ लेना और एक बार अंदर से रीड लगा लेना। ऐसी कोई खास बातें इसमें दे नहीं रखी, एग्जाम्पशंस दे रखे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। लास्ट चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 9, चैप्टर 9 जो है मिसलेनियस, इसमें कुछ प्रोविजंस अच्छे हैं वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 62 आप हेडिंग देख लो, 63 हेडिंग देख लो बस, 64 रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यू, द फॉलोइंग वन इज नेमली, ये सेक्शन नंबर 64 ड्यू। तरह से जो मनी ड्यू है उसकी रिकवरी होगी वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग मनी नेमली, कौन कौन सी मनी रिकवर हो सकती है, जितने भी एक्साइज रेवेन्यू है वो, एनी लॉस डेट में एक्रू वेन इन कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट ग्रांट हैज बीन टेकन अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है जब मैनेजमेंट में चीजें जाती हैं, कलेक्टर दुकान लेता है अपने अंडर मैनेजमेंट पे, अगर किसी तरह कोई लॉस होता है तो उसकी रिकवरी होगी, और हैज बीन रिसोर्ड बाय हिम। ठीक है, ये हमने देखा था प्रोविजन, आपको याद हो कि वो लाइसेंसी जो एक्स लाइसेंसी उसके रिस्क पे जो दुकान है वो अपने मैनेजमेंट में ले सकता है। ठीक है ना, notwithstanding anything contained in section 74 of the contract act, all amounts due to the government by any person on account of contract relating to excise revenue in accordance with any provision of this act or to make thereunder, and all amount to be paid on breach of condition of bond instrument by which a person bind himself to perform any duty or act undertaken as servants and of government। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह लिया गया हो या किसी तरह कोई कंडीशंस रखी गई हो और उसका किसी तरीके से ब्रीच हुआ हो, तो जो अमाउंट पेएबल है आपको वो आपको पे करना पड़ेगा, और नहीं करते तो उसकी रिकवरी इस प्रोविजन के अंतर्गत होगी। या फिर जितने भी आपके रेवेन्यूज वगैरह हैं जो आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पे करने थे, एक्साइज रेवेन्यू आपने नहीं करें तो उसकी रेवेन्यू भी सेक्शन नंबर 64 में होगी। कब नहीं होगी? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, वो होते हुए भी सारी चीजें इस एक्ट के तहत ही काम करेंगी। मे बी रिकॉर्ड फ्रॉम द पर्सन प्राइमरी लायबल टू पे द सेम और फ्रॉम हिज श्योरिटी। सबसे पहले किससे रिकवरी होगी? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है मतलब जो प्राइमरी लायबल है, और उसके बाद में जो उसकी श्योरिटी है अगर वो नहीं दे पाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो फिर श्योरिटी के ऊपर बात आएगी कि आप पे करिए। बाय डिस्ट्रेस, है ना, श्योरिटी से ले ली, या फिर बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया, सेल कर दिया। or by any other process for the recovery of land revenue due from the landholders or from farmers of land or their surety। ठीक है, या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू जो वहां की लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है, सारी चीज चली जाती है, उस प्रोसेस के थ्रू करा जाएगा। When a grant has been taken under management by the collector or has been resolved by him, अगर कोई यहाँ पे ग्रांट वाली जो बात है जो मैनेजमेंट में कलेक्टर ने ली है उसके बारे में बात करी गई है। The collector may recover in any manner authorized by subsection 1 any money due to the defaulter by any lessee or assignee। The collector may recover in any manner any money due to the defaulter by any lessee or assignee, है ना। इसका मतलब ये डिफॉल्टर है, इससे मनी हमें रिकवर करनी है, मनी लेनी है, और इसको किससे लेनी है? इसके कोई लेसी वगैरह है ना, या असाइनी है, ठीक है ना, इनके पास जा रही है या इनसे इसको रिकवर करनी है, तो सीधे वो इस तरह से मनी इनसे ले सकता है। इसको अलग करके एक नोटिस जारी करेगा कि आप इसको कुछ पे नहीं करेंगे, जो भी आपको पे करना है वो इधर पे हो जाएगी। ठीक है, आगे और कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है इसमें? सेक्शन नंबर 65 गवर्नमेंट लियन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर्स। ठीक है, itself is sufficient for this section to understand this section, section number 65। जितनी भी डिफॉल्टर की संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उस पर क्या रहेगा? गवर्नमेंट का लियन रहेगा सबसे पहले। ठीक है, उसको अधिकार नहीं रहेगा कि उसको वो बेच दे या उससे प्रॉफिट डिराइव कर सके, जो भी प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट को डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं फिर गवर्नमेंट का हक हो जाता है उनको सेल आउट करना और अपनी जो रेवेन्यूज है वो उससे कलेक्ट करने का। सिंपल ये है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्सन्स और इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार कुछ लोगों को एग्जाम्पशन देने का इस एक्ट में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, हम बहुत बार देख चुके हैं इस टाइप के प्रोविजंस को। प्रोटेक्शन टू पर्सन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में प्रोटेक्शन दे रखी है। लगभग जितने भी हम देखते हैं उन सारे एक्ट में ही जो अथॉरिटीज रहती है उनको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हो सके, है ना, काम करते करते। वो यहाँ पे बात करी गई है। नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इन गुड फेथ डन और इंटेंट टू बी डन, है ना। गुड फेथ में अगर अथॉरिटी ने कोई सी तरह कोई काम करा है तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इंस्टीट्यूट नहीं होगी, है ना। क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी उसके ऊपर, कोई क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ना कोई स्यूट होगा, और ना ही किसी अदर तरीके कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी उसके अगेंस्ट में। वो एग्जाम्प्ट है, ये सेक्शन ने एग्जाम्पशन दे दिया उनको। बस ये साबित करना पड़ेगा कि गुड फेथ में काम करा है। आगे लिमिटेशन ऑफ सूट्स। No suit shall lie against the government or against any excise, police, or land revenue officer in respect of anything done or less to be done in pursuance of this act, unless the suit is instituted within 6 months from the date of the act complained of। ये लिमिटेशन ऑफ सूट्स की बात कर रहा है ना।
बिल्कुल लास्ट प्रोविजन से ही मैच करता है। बस यहाँ पे एक बात इतनी सी करी गई है कि 6 महीने की अवधि के अंदर आपको कोई भी सूट है, अगर आप चाहते हैं तो वो आप इंस्टीट्यूट करिए। उसके अलावा अगर आप उसके बाद में करते हैं, जिस डेट को कुछ इशू अराइज हुआ है, उसके 6 महीने भीतर भीतर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे फिर, है ना, लिमिटेशन हो जाएगा। नो सूट शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी एक्साइज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ना गवर्नमेंट और इनके अगेंस्ट में एलएस टू हैव बीन डन इन परचेस ऑफ दिस एक्ट अनलेस द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्ट कंप्लेंट ऑफ। ठीक है, 6 महीने के भीतर भीतर करना है। रिपील ऑफ इनएक्टमेंट्स काम का नहीं हमारा। तो इस तरीके से लास्ट सेक्शन हो गया और वो एक्ट हो गया समाप्त, कंप्लीट। चलिए, तो हमने अपने सिविल जज के क्रैश कोर्स का पहला एक्ट, एक्साइज एक्ट, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट भी आपको असाइन हो गए हैं। ये वाला जो पार्ट है और एक लास्ट वाला जो पार्ट हमने कवर करा था, उसका टेस्ट भी आज आपको असाइन हो जाएगा। तो आप ऐप पे जाके, एडवर्ड्स की जो ऐप है उस पे जाके आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाई है वो इस तरीके से ऑपरेट करेगी कि जहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको उतने पोर्शन का टेस्ट असाइन करा जाएगा, है ना। हर एक्ट में ऐसा ही चलेगा। हर टेस्ट में लगभग 15 से 20 या 10 क्वेश्चन के एज पर द नीड हम लोग वहाँ पे टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस देंगे, आप उनको सॉल्व करिए और अपना रिवीजन करिए। आप इसको पहले पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। और जब सारे एक्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो 10 FLTs आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। तो आप चाहें तो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और सारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट हम अपना एक्ट उठाएंगे। एक तो हम लाइव लेक्चर में रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट हम लोग अब कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और डेली बैचेस अब जो रहेंगी वो शाम में भी आपकी रहेंगी, शाम में भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि हम लोग सीपीसी से चालू करेंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। ठीक है, इस तरीके से कोशिश करेंगे कि 10 से 15 फरवरी तक आपके सारे एक्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।